हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो बहुत शानदार रहने वाला है और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे हुई, इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में आपको पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 9th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है मित्रों, उसका भी आपको जो चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है संसाधन के रूप और लोग। उसमें जो भी बातें हैं मैंने उसका क्रक्स लिया है। फिर एक 9th और 10th की एनसीईआरटी है, उसका भी क्रक्स लिया और 11th की जो भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर 2 है वो भी मैंने लेने की कोशिश की है। तो मित्रों, ये एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बराबर उपयोगी रहेगा। देखिए, शुरू करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब मार दो मित्रों, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और आपका भी उत्तरदायित्व है कि हम एक फ्री इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, हम कोई कोचिंग नहीं चला रहे हैं, तो आपको भी हमारे प्रति एक अकाउंटेबल होना चाहिए और हम भी आपके प्रति अकाउंटेबल हैं। और शुरू से ही हमारा मोटिव यही है कि कैसे भी करके विद्यार्थियों को बेस्ट एजुकेशन देना है और हम नए नए इनिशिएटिव लगातार करते जा रहे हैं। शुरू करते हैं मित्रों आज का टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कैसे कैसे हुई। देखिए मित्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर्थिक नियोजन शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्थिक नियोजन शब्द क्या है, तो देखिए, एक संगठित प्रयास है। किसका प्रयास है? स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, ठीक है। राज्य का मतलब क्या होता है मित्रों? राज्य का मतलब ये नहीं होता है कि यूपी, बिहार या फिर राजस्थान। यहाँ पर आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है मित्रों, स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे राष्ट्र। राष्ट्र ही सर्वोपरि है मित्रों। तो यहाँ पर संघ से मतलब स्टेट को लिया गया है, राष्ट्र से मतलब स्टेट को लिया गया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखते हैं मित्रों, आर्थिक नियोजन क्या होता है। तो ये एक संगठित प्रयास है, यानी अकेला कोई व्यक्ति प्रयास नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे डायमेंशन जुड़ेंगे तब हम कहेंगे कि आर्थिक नियोजन हो रहा है, ठीक है। एक सेक्टर नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे सेक्टर आएंगे। अलग अलग सेक्टर का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र, जिसमें कृषि क्षेत्र का आएगा, जैसा आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। फिर आपने पढ़ा होगा कि भाई सेवा क्षेत्र होता है, फिर उद्योग क्षेत्र होता है, और आजकल तो चौथा क्षेत्र, पांचवा क्षेत्र, कई तरह के कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में देखने जाते हैं। हम वहां तक नहीं जाएंगे, हम बेसिक शुरू कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो सेक्टर होते हैं उस सेक्टर में बात की जाए तो अलग अलग सेक्टर्स का क्या होता है, संगठित प्रयास होता है। सबका क्या होता है, कंबाइंड प्रयास होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे पहली बात। तो दूसरी बात मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मित्रों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आर्थिक नियोजन है एक संगठित प्रयास है, जिसमें एक निश्चित अवधि में आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। मित्रों, क्या किया जाता है? एक निश्चित अवधि में आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? इसकी परिभाषा हो सकती है कि ये आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन राज्य का एक संगठित प्रयास है, जिसमें निश्चित समय अवधि में आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, उसी को हम आर्थिक नियोजन कहते हैं। तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि अब आपको कोई भी व्यक्ति पूछता है कि आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि भाई ये तो एक संगठित प्रयास है, अकेला व्यक्ति का प्रयास नहीं है, संगठित प्रयास है। मतलब एक स्टेट का, हाँ, मतलब एक व्यक्ति का अपना संगठित संगठित प्रयास हो सकता है, एक राज्य का अपना संगठित प्रयास होता है, और एक स्टेट का भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक संगठित प्रयास है जो एक टाइम पीरियड होता है, निश्चित समय अवधि में सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है, ठीक है। अब सामाजिक लक्ष्य क्या हो गया मित्रों? देखिए, आर्थिक लक्ष्य तो आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाना है, जीडीपी को ग्रो करना है। ये सब बातें कौन होती है? आर्थिक लक्ष्य होते हैं। लेकिन सामाजिक लक्ष्य होते हैं कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है, महिलाओं के सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना है, और हमें गरीबी को मिटाना है, हमें मानव विकास को भी अच्छा करना है। ये सब सामाजिक लक्ष्य होते हैं मित्रों, ठीक है। आगे देखते हैं मित्रों, इसका एक और अल्टरनेटिव परिभाषा और दी जा सकती है। देखिए कि आर्थिक नियोजन और क्या होता है। देखिए, दूसरे शब्दों में कहें कि आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का सही प्रयोग कर उसकी प्रक्रिया का नियोजन करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम देखते हैं नियोजन के उद्देश्य क्या है। उससे पहले हम देख लेंगे इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या रहा है। देखो, आर्थिक नियोजन की अवधारणा कब लोकप्रिय हुई? कब लोकप्रिय हुई? ऐसा तो है नहीं कि भाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हुई, ये तो पहले से ही चला आ रहा था। कहीं न कहीं एक देश पे अन्य देशों का प्रभाव भी तो होता है। तो वहीं हम बात करें आर्थिक नियोजन की, जो कहें कि हम ये अवधारणा है, वो 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी मित्रों। कब हुई थी? 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी। इसे आप ज़रूर याद रखें। जब आप प्री का
टेस्ट देते हैं या फिर आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं या आप किसी और स्टेट के एग्जाम्स की मल्टीपल चॉइस के जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम को भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अप्रोच समझना रखनी पड़ेगी। ये अप्रोच ये होगी कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई आर्थिक नियोजन की अवधारणा 1930 की वैश्विक महामंदी के बाद लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, आप ऐसे लिख के शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की, काफ़ी अच्छा वजनदार आंसर रहेगा आपका। अब इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक नियोजन का विचार सबसे पहले किसने दिया था? सोवियत संघ ने। और सोवियत संघ का मतलब क्या होता है मित्रों? रूस से है। ठीक है, ये भी आप याद रखें। और भारत में आर्थिक नियोजन किस टाइप का हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन मित्रों मिश्रित टाइप का हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। यहाँ देखिए, पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल हमने अपनाया था, ये भी आप याद रखें। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट जो भी मॉडल है हमने अपनाया था। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि जो हमने इस मॉडल को अपनाया तो इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की भागीदारी प्रबल थी और दोनों पर समान बल दिया गया था, ये भी आप याद रखें। मित्रों आगे बढ़ते हैं। भारत के जो नियोजन हुआ उसके उद्देश्य क्या क्या थे? देखो, मुख्य उद्देश्य आप हमेशा याद रखें, मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि था। किसका मुख्य उद्देश्य था? भारत में आर्थिक जो नियोजन हो रहे थे उनका उद्देश्य यह था। कुछ अन्य उद्देश्य भी थे, उनको हम देख लेते हैं। इस टेबल में मैंने आपके लिए बनाए हैं, देखिए। कुछ अन्य उद्देश्य थे यहाँ पे: संसाधनों का सही वितरण, निर्धनता के चक्र का अंत, बेरोजगारी का निवारण, आधारभूत संरचना का विकास, कृषि उद्योग का समन्वित विकास और निवेश व पूंजी का विकास। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप एक एक करके आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे संसाधनों का विकास की बात कर रहा है, वितरण के सही बात करना, जो रिसोर्सेस है उनको बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा है। फिर बात करते हैं मित्रों निर्धनता के चक्र का अंत। जब निर्धनता ही रहेगी किसी राज्य में, स्टेट में, तो कहीं ना कहीं हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आर्थिक नियोजन का लक्ष्य है। तो हमें इस चक्र को, तो इसके चक्र का क्या करना होगा? हमें अंत करना होगा मित्रों, ये भी आप याद रखें। फिर अगला पॉइंट देखिए, बेरोजगारी का निवारण। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ी समस्या है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियोजन की पूर्ति में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं बिल्कुल एक एक लाइन आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक नियोजन में बेरोजगारी बहुत बड़ा एक सवाल है। और इसे अगर कोई सरकारें, कोई स्टेट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमारा देश अनस्किल्ड हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड की तरफ बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं हमारा जो लक्ष्य है आर्थिक नियोजन का वो पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों इसको भी याद रखें, इस पॉइंट को भी। फिर आधारभूत संरचना का विकास, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मित्रों उसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको अच्छे से डेवलप करना है, तभी किसी कंट्री का आर्थिक नियोजन के जो प्रयास हैं, जो इकोनॉमिक प्लानिंग के जो प्रयास हैं वो पूरे हो पाएंगे। इसके बाद देखिए मित्रों, कृषि उद्योग पर समन्वित विकास। क्या होगा? कृषि उद्योग का समन्वित विकास की बात की गई है और निवेश व पूंजी को बढ़ावा देने की बात कही गई मित्रों। इसके बाद मित्रों बढ़ते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास क्या रहा है उसके चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास अब बात करें तो देखो, यहाँ पर भारत में आर्थिक नियोजन की उपयोगिता तब सार्थक हुई थी मित्रों जब भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। कैसी अर्थव्यवस्था को? नियोजित अर्थव्यवस्था को। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई, जो आपने सुना होगा एक टर्मोलॉजी एलपीजी। एलपीजी की टर्मोलॉजी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो अभी देख लीजिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसको मैं हिंदी में कहूँ तो आप याद रखें, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है मित्रों निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। इन तीन कॉन्सेप्ट की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, 1991। ठीक है, तो ये मॉडल तब आया था। लेकिन आपको समझना होगा कि यकायक नहीं आया था, इसके पीछे एक बैकग्राउंड रहा था। हर चीज़ कोई यकायक नहीं आती। आप हमेशा याद रखें कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा नहीं है कि आप एआई चला रहे थे आप समझ गए कि भाई एआई आ गया। एआई यकायक नहीं आया है। आप जब पीछे मुड़ के देखें 2014 में, 13 में, 12 में, यहाँ से एंड्रॉयड फ़ोन की शुरुआत हो गई थी। और आपको कई बार आप कुछ मैसेज टाइप करते थे, आपने देखा होगा, मैसेज टाइप करते थे और आप कोई शब्द बोलने जा रहे हैं, जैसे गुड लिख दिया आपने, गुड लिख दिया कोई शब्द, और आप मॉर्निंग नहीं लिख रहे हैं तो अपने आप आपको शो कर देता था कि मॉर्निंग। तो ये कैसे हो रहा था? वो शब्द ही आपको बता रहा था कि भाई इसके बाद ये हो सकता है। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी। और आज देखो आप एआई में सारे तमाम काम हो रहे हैं। यूट्यूब पे देखो तो आप कोई प्रॉम्प्ट बना के रख लो,
और प्रॉम्प्ट से आप पूरी पिक्चर बना सकते हो, मेरी आवाज़ को फिर कॉपी कर सकते हो प्रॉम्प्ट से, बहुत कुछ हो सकता है मित्रों। लेकिन ये अलग विषय है, हम वापस से फिर मुद्दे पे आते हैं कि आर्थिक नियोजन की शुरुआत एकाएक नहीं हुई थी, एक लंबी प्रक्रिया रही थी मित्रों। इसमें कुछ योजनाएं रही हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आर्थिक नियोजन में। पहली योजना है विश्वेश्वरैया योजना 1934, ठीक है। विश्वेश्वरैया योजना है, जिन्होंने मोक्षगुंडम विश्वविद्यालय की देख रेख में ये योजना लाई गई थी, इसे याद रखें आप। अगला योजना है फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की का प्रस्ताव 1934 में आया था मित्रों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कांग्रेस की योजना 1938 में आई थी, ये प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस योजना में सुभाष चंद्र बोस ने अगुवाई की थी। और गांधी योजना 1944, उसकी बात करें, बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। और दोस्तों सर्वोदय योजना 1950 में। तो इन योजनाओं का बड़ा महत्व रहा था भारत के आर्थिक नियोजन में। आप अच्छे से इसे याद करें मित्रों। ये आपके प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि अगर प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में आर्थिक नियोजन के इतिहास पर चर्चा कीजिए, और इसमें आपको पूछ ले कि कुछ आलोचनात्मक ना, या फिर उसके अपना कोई व्यू प्रस्तुत करें, तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं मित्रों। तो ये प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस एक एक प्लान को अच्छे से पढ़ लेते हैं मित्रों। देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रारंभिक प्रयासों में विश्वेश्वरैया योजना कब आई थी? यह आई थी मित्रों, आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया विश्वेश्वरैया योजना कब आई थी, 1934 में। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने भारतीय नियोजन की प्रथम रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण किया था। क्या किया था? प्रथम प्रस्तुतिकरण किया था। ये कौन थे? तो ये एक बहुत फेमस इंजीनियर थे, मैसूर प्रांत के दीवान भी रहे थे। तो इनका बड़ा ही इम्पोर्टेंट ओहदा था सरकारों में। तो इन्होंने ये प्लान दिया और अपनी किताब लिखी इन्होंने। इस किताब का नाम था मित्रों प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस किताब में 10 साल की योजना का जो भी प्लान हो सकता है वो तैयार किया था। इसमें इनका मुख्य लक्ष्य था कि भाई 10 सालों में राष्ट्रीय आय को दोगुना करना है, पहली बात। तो दूसरी बात यहाँ थी मित्रों, औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि करना है और बड़े उद्योगों का समन्वित विकास करना है, छोटे और बड़े दोनों का, ठीक है। यहाँ तक ये बातें इन्होंने रिकमेंडेड की थी। देखिए यहाँ पे मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ फिर से, 10 वर्षों राष्ट्रीय आय में दुगुनी करना है, औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि करना है, बड़े व लघु उद्योगों का समन्वित विकास करना है, ये बातें इन्होंने कही थी मित्रों। आगे देखते हैं फिक्की का प्रस्ताव क्या था। फिक्की का प्रस्ताव 1934 में आया था, याद रखें। और इस प्रस्ताव में फिक्की ने भारत में राष्ट्रीय नियोजन पर काफ़ी बल दिया। फिक्की का पूरा नाम क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतर विद्यार्थियों को नहीं पता होगा फिक्की का पूरा नाम क्या है, तो मैं ही बता देता हूँ मित्रों, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रखें मित्रों कि भारतीय उद्योगपतियों का प्रमुख संगठन है ये, पहली बात। दूसरी बात, इसके अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो एनआर सरकार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रस्ताव क्या था? भारत भारत जैसे पिछड़े देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना प्रस्तुत करना और इस योजना पर इम्प्लीमेंट भी करना, ठीक है। ये इनका लक्ष्य था। अब बात करते हैं मित्रों आगे, कांग्रेस की योजना क्या थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये योजना 1938 में आई थी मित्रों, सभी को पता है, आपको पता भी होगा। और वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। देखिए, पहल किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन सा प्लान? कांग्रेस योजना का प्लान कब आया था? 1938 में। और यह भी याद रखें कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब इसमें क्या क्या प्रयास हुए मित्रों वो देख लीजिए। देखो, यह योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई और 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना है। देखो यहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं। आपने देखा था फिक्की के पहले हमने बताया था विश्वेश्वरैया योजना, उसमें 10 सालों में राष्ट्रीय योजना राष्ट्रीय आय में हमें इनकम को दोगुना करना है। यहाँ पे ये कह रहा है कि 15 वर्षों में दोगुना करना है ना। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं कई बार। और प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुने करने का इसमें लक्ष्य रखा गया। अब गांधी योजना क्या थी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गांधी योजना के जो प्रस्तावक थे
उसकी जो प्रस्तावक थे श्रीमन नारायण थे। कौन थे? श्रीमन नारायण और एस एन अग्रवाल। याद रखें, श्रीमन नारायण और एस एन अग्रवाल ने 1944 में 1934 में, याद रखें मित्रों, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रस्ताव रखा गया। यह योजना भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्रस्तुत की गई थी। किसके लिए की गई थी मित्रों? आर्थिक नियोजन के लिए। और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत जैसी बात जो आज हम देखने को मिलती है वो इस योजना में कही गई थी। अहिंसा, मानवीय मूल्य, आत्मनिर्भर ग्राम इकाइयाँ, बहुत सारी बातें जो गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत था उसके बारे में भी चर्चा की गई थी मित्रों। तो याद रखें, इसकी मुख्य विशेषता क्या थी गांधी योजना की? डिसेंट्रलाइजेशन, आत्मनिर्भर भारत, ग्राम व कुटीर उद्योग का विकास, मानवीय मूल्य, अहिंसा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये सब इसकी विशेषता थी। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों बॉम्बे प्लान के बारे में। बॉम्बे प्लान कब आया था मित्रों? 1944 में आया था, याद रखें। और इसके अंतर्गत कृषि निर्गत में 130% और औद्योगिक निर्गत में 500% और सेवा क्षेत्र में 200% वृद्धि करने की आशा की गई थी। देखो, ये आपको याद हो जाए डाटा तो ठीक है, वरना याद रखें कि कृषि और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में क्या किया था? कुछ आशान्वित वृद्धि की आशा रखी गई थी, ये भी आप लिख सकते हैं। इस प्लान का प्रतिपादन कब हुआ था? देखो, जनवरी के महीने में हुआ था, याद रखें सभी। और 1944 में हुआ था। मुंबई के 8 उद्योगपति थे, बड़े उद्योगपति थे, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बॉम्बे प्लान पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योगपति के नाम क्या है, उनके साइन हुए थे, कौन कौन थे, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें उद्योगपतियों के नाम देखिए मित्रों, जे.आर. टाटा, आप ये लिख लीजिए, जे.आर. टाटा। फिर हम बात करेंगे जी.डी. बिरला, आर्देशीर दलाल, श्रीराम, कस्तूरी भाई, लाल भाई, एडी शाफ, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जॉन मथाई। ये सब कौन थे? उद्योगपति थे मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों सर्वोदय योजना 1950, और इस योजना को प्रस्तुत करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। आप सभी को याद होगा, जेपी ने सर्वोदय योजना लाए थे। आपके परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछना है कि सर्वोदय योजना के प्रतिपादक या प्रकाशित करने वाले कौन थे, तो ये थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और 1950 में आई थी ये। इसकी विशेषता क्या क्या थी मित्रों? लघु उद्योग पर बल। क्या कहा था? लघु उद्योग पर बल देने की बात कही थी जेपी की। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात कही गई थी, सामाजिक न्याय की बात की गई थी, और गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की गई थी। किसमें? इसमें, सर्वोदय योजना में। तो मित्रों, इस तरह से हमने इसे अच्छे से कवर किया, इस टॉपिक को। कल हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे नियोजन के प्रकार क्या क्या होते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि राज्य और बाजार के अंतर्गत जो भी क्या क्या आधार हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रक्रिया के आधार पर नियोजन किस प्रकार का हो सकता है, क्षेत्र के आधार पर नियोजन किस प्रकार का होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लगातार कंटिन्यू करेंगे। आपने यह सीरीज़ मिस नहीं करनी है, लगातार इस कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो। थैंक यू।